मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आज बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में प्लेटो को पढ़ाऊंगी। और प्लेटो के बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम प्लेटो के फासीवाद को देखना चाहेंगे कि हम प्लेटो को फासीवाद का जनक क्यों कहते हैं या फासीवाद के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है। सबसे पहले हम क्रॉसमैन की परिभाषा से इस विषय पर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगी कि क्रॉसमैन कहते हैं कि प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता। प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। फासिस्ट कहने के पीछे क्रॉसमैन ने जो बताया है उसको हम समझेंगे। उससे पहले हम देखना चाहेंगे हम प्लेटो के फासीवाद में किन किन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फासीवाद से अभिप्राय क्या है, प्लेटोवाद और फासीवाद में क्या समानताएं हैं और प्लेटोवाद तथा फासीवाद में क्या अंतर हमें दिखाई देते हैं और निष्कर्ष के तौर पर हम किस मूल्यांकन पर पहुंचते हैं। प्लेटो के दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। सामान्यतः विद्वानों द्वारा प्लेटो पर इतिहास का प्रथम फासीवादी या आधुनिक फासीवाद का पिता होना बताया है। पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, हार्नल जैसे विद्वानों ने प्लेटो को विश्व का प्रथम फासिस्ट और सर्वसत्ताधिकारवादी माना है। अब हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि फासीवाद से हमारा अभिप्राय क्या है। फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ। इसका प्रवर्तक इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। फासीवाद की उत्पत्ति शब्द फासिया से हुई है जिसका अर्थ लकड़ी के गट्ठर से होता है। यह फासीवादियों की राज्य राष्ट्र की कल्पना का प्रतीक है। उनके अनुसार राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन है। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति की वैयक्तिकता नहीं वरन उसका सामूहिक प्रमुख है और उसकी वैयक्तिकता पर हर संभव प्रयोग उस सामूहिकता की सुरक्षा और समृद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस तरह फासीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य या राष्ट्र को एक सर्वोपरि साध्य और व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। फासीवादियों के लिए राष्ट्र एक दैविक, नैतिक और पवित्र संस्था है जो व्यक्ति और समाज का सर्वोत्तम विकसित रूप है। इसलिए राष्ट्र से स्वतंत्र व्यक्ति का ना तो कोई अस्तित्व है और न ही उद्देश्य और अधिकार। व्यक्ति संपूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ऐसा सर्वाधिकारवादी राष्ट्र की एक सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वोच्च अधिनायक द्वारा प्रशासित होता है क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ होने के नाते सर्वहित को पहचानता है और उसे सही रूप में कार्य रूप में परिणत करने की सामर्थ्य भी रखता है। इसके अतिरिक्त फासीवाद की प्रमुख मान्यताएं जो हैं वो हैं उग्र राष्ट्रवाद, वैयक्तिक स्वतंत्रता का विरोध, उदारवाद का विरोध, हिंसा व शक्ति में विश्वास, नेता का शासन आदि। प्लेटो का फासीवाद उपयुक्त विचारधारा को जन्म देने की प्रेरणा वाला समझा जाता है जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोपरि समझने वाली युद्ध प्रिय और साम्राज्यवादी विचारधारा है और इसी आधार पर उसे फासीवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्लेटो की विचारधारा में अनेक तत्व मिलते हैं जिनसे उसे फासीवादी विचारक कहने का आधार कहा जा सकता है। प्लेटो और फासीवाद में अगर हम समानताएं देखें तो हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला, लोकतंत्र के संबंध में, अर्थात दोनों ही विचारधारा लोकतंत्र विरोधी हैं। दूसरा, व्यक्ति और राज्य के संबंध में, दोनों राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। नेता की अधिनायक शाही के संबंध में प्लेटो के दर्शन में दार्शनिक शासक की
अधिनायकशाही स्थापित होती है तथा फांसीवाद में फासिस्ट नेता की अधिनायकशाही स्थापित होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य की सर्वोपरिता से संबंधित दोनों ही विचारधाराओं में जो देखा जा सकता है कि प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य के हित को सर्वोपरि मानते हैं। इसी तरह मनुष्यों की असमानता के संदर्भ में दोनों को मनुष्य की असमानता में विश्वास था। शिक्षा के संबंध में भी अगर हम कहें तो दोनों ही राज्य नियंत्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के तौर पर हम देखें तो दोनों का दृष्टिकोण संकुचित है, क्योंकि जहां प्लेटो नगर राज्य को मानव विकास का चरम बिंदु मानता है, फांसीवाद राष्ट्रीय राज्य को सभ्यता का सर्वोच्च सोपान कहता है। अंत में हम देखना चाहेंगे कि कर्तव्यों के संबंध में दोनों की विचारधारा अगर देखें तो दोनों ने व्यक्तियों के कर्तव्य पर जोर दिया है, उनके अधिकारों की बात नहीं की है। अब हम देखना चाहेंगे कि प्लेटो और फांसीवाद में किस तरह की भिन्नता हमें नज़र आती है। अगर हम उपयुक्त समानताओं के आधार पर प्लेटो को फांसीवादी कहते हैं तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि केवल सतही अध्ययन के आधार पर ही प्लेटो को फांसीवादी कहा जा सकता है। यदि गंभीर और व्यापक अध्ययन किया जाए तो प्लेटो की विचारधारा और राज्य के फांसीवाद में प्रमुख अंतर नितांत स्पष्ट हो जाता है। उस अंतर को हम निम्नलिखित स्वरूप में देख सकते हैं। पहला, प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है, जबकि फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। दूसरा, प्लेटोवाद आदर्शवाद है, जबकि फांसीवाद यथार्थवाद है। तीसरा, हम देख सकते हैं प्लेटोवाद संयम पर आधारित है, जबकि फांसीवाद दमन पर आधारित माना गया है। इसी तरीके से प्लेटोवाद नैतिकतावाद है, जबकि फांसीवाद अनैतिकतावाद है। प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है, जबकि फांसीवाद साम्यवाद विरोधी है। और प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है, जबकि फांसीवादी युद्ध की बात करते हैं। इसी तरीके से प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य है, जबकि फांसीवाद का लक्ष्य साम्राज्यवाद है। अंत में हम कहेंगे कि न्याय संबंधी अवधारणा में भी हमें अंतर दिखाई पड़ता है। वो है कि प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करना न्याय है, वहाँ फासिस्टों के अनुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है। इस प्रकार हमें दोनों ही दृष्टिकोण से दोनों में ही हमें अंतर दिखाई पड़ रहे हैं। अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत और फासिस्टों के सिद्धांत में कतिपय समानताओं के रहते हुए भी दोनों में मौलिक अंतर है। ये सच है कि फासिस्टों की भांति प्लेटो ने भी व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है, कतिपय व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार दिया है। फिर भी प्लेटो को मुसोलिनी व हिटलर की तरह सर्वसत्ताधिकारवादी नहीं कहा जा सकता है। प्लेटो को फासिस्ट कहना सिर्फ अनैतिहासिक है, नहीं अपितु असत्य और अनुचित भी है। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता है कि प्लेटो के दर्शन से फासिस्टों का दर्शन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फासिस्टों के दर्शन से प्लेटो का दर्शन बनाया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से सेबाइन की परिभाषा स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि प्लेटो को इतिहास का प्रथम फासिस्ट कहा गया है। इस तरीके से हम प्लेटो के फासिस्ट होने की बात को समझ सकते हैं। धन्यवाद।